हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आशा है पूर्ण विश्वास है। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि परिंदों से भी ऊँची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में हारने का दौर, देखना जीत तुम्हारी उसी दौरान होगी। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का सीट प्रैक्टिस के माध्यम से रिवीजन कर रहे थे और यह सेट मैं आपको बता दूं कि ईडू ई गुरुकुल जो ऑनलाइन या पेड ग्रुप का है, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। तो अगर इस क्लास के आपको चाहिए पीडीएफ, तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम का, उसी टेलीग्राम्स को आपको ज्वाइन करना है। मैं फ्री में आपको पीडीएफ भी आपको देने का कार्य करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि यही पीडीएफ अगर सर के द्वारा आप लीजिएगा तो आपको पता है कि अच्छा खासा इसको रकम देनी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। और यह सफ़र तब तक जारी रहेगा मेरे भाई, जब तक इस मंजिल की उसके औकात न दिखा दिया जाए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आपको पता होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए एक आपको कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम था फजल अली कमीशन। उन्होंने ही सिफारिश की थी। परंतु इस प्रश्न में जो पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 1955 में प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी अभिलंबीय लोक महत्व के मामले में तुरंत आपको चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो आपको पता है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 50 आपको यहाँ पे सदस्य की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि भारतीय आपको संविधान में आपातकाल की भी चर्चा किया गया है, जिसके लिए आपको पता ही है, वह आर्टिकल 360 में आपको देखने को लगेगा। परंतु भारत में आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है। बात इसमें जो पूछ रहा है, इसका सही आंसर जो होगा वह सामान्य यानी साधारण बहुमत द्वारा आपको होता है। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता तो है, जो नहीं होता है वह एकल नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है, अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों को स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो देखिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि के लिए ही यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% ही आपको होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। तो यह जो आपको किया गया था 51वां संविधान संशोधन के द्वारा, और यह जो है आपको लाया गया था 2003 ईस्वी में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपको पता है, यह बुलाने का जो काम करता है वह लोकसभा आपको राष्ट्रपति बुलाता है, और इससे आपको अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा स्पीकर करता है 118 के आर्टिकल के तहत। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ
जारी किया जा सकता है। तो आपको पता है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल वो है 32, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसे ही आपको संविधान का आत्मा कहा था। इन्हीं के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट हमारा 5 तरह का रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आपको शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के बीच यहाँ पे के लिए एक अलग पृथक यानी अलग निर्वाचन के आपको सिद्धांतों को आपको विस्तारित किया गया था? तो उस अधिनियम आपको बताना है, तो वही आपको 1919 के अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो आपको पता है वह आपको उद्देश्य जो प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न आता है कि कब लाया गया था? तो यह जो शायद लाया गया था, जहां तक मुझे याद है कि 13 दिसंबर आपको 1946 में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो 11 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहण किया था? तो यह जर्मनी के आपको यहाँ से संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 243 का निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग, जिसे हम नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है? देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। जी नहीं, भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है विक्रम संवत पर नहीं है, बल्कि यह जो है शक संवत पर आपको आधारित देखने को मिलेगा। तो यह बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो अपनाया गया था मेरे मित्र, वह आपको अपनाया गया था कब? 22 मार्च यहाँ पे देखा जाए तो 57 में इसे अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों विकल्प गलत है। तो इसका सही आंसर न तो ए और नहीं तो दो, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व विकास रिपोर्ट, जिसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? यह जो है विश्व बैंक का एक आपको रिपोर्ट पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको पता है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो यूएसए अमेरिका में पड़ता है। इसका वर्तमान अध्यक्ष अजय मंगा को भी बनाया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि नो कहकाई आपको जलप्रपात किस आपको प्रदेश में देखने को मिलेगा? तो यह आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। तो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सितार की अगर बात करते हैं तो पंडित रविशंकर, तो ये बिल्कुल ठीक है। बांसुरी पन्नालाल घोष, ये भी सही है। तबला जाकिर हुसैन, ये भी सही है। जो सही नहीं है वह आपको संतूर वादक बदरुद्दीन आपको डांगरिया, बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि संतूर जो वादक हुआ करते थे, जिनका नाम होता था भजन सुपारी, आपको शिव कुमार शर्मा, यह सब संतूर वादक हुआ करते थे। परंतु अगर बात करते हैं कि बदरुद्दीन डांगर जो थे वह क्या बजाते थे, तो वह जो है आपको बीना बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा प्रशिक्षा आपको परीक्षा पात्र है जो सतह से सतह पर मार करने वाला है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आपको अग्नि हो जाएगा। तो अग्नि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भवानी, काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, ये किनकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो सहायक नदी अगर देखने को मिलेगा तो कावेरी की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट व्हाइट टाइगर, जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इनके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे अरविंद अडिगा साहब। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तुज्जु दर्रा, यह आपको मणिपुर, ये तो सही है।
रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश से है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर ये भी सही है। परंतु माना जो दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, बल्कि यह उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे गलत है और यही सही जवाब हो जाएगा। 21 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 22। अब 22 नंबर प्रश्न को बताइए। कहता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो जो नहीं होता है वह आपको हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या को कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो 8.6% यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपको बताना है। तो सबसे जो गहरा बंदरगाह है मित्र वह विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वही काली मिट्टी जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी गैस सर्वाधिक आपको उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो जो मिलता है वो आपको 2 सप्ताह मिलता है, और जमानत जो राशि होती है वह अगर देखा जाए तो 15,000 होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो देखिए भारत और श्रीलंका के जो बीच अवस्थित है वह पाक जल संधि है और मनारकी खाड़ी। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी? तो वह जो वसूला जाता था 1/3 भाग यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? प्रश्न अच्छा है। यह जो है आपको 75 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश आपको स्थल रुद्देश है? देखिए ऑप्शन में तो पराग्वे है तो बिल्कुल सही है। एक पराग्वे होता है और एक होता है आपको बोलीविया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में आपको शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? शर्करा शर्करा का जो पाचन होता है ना वह आमाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो अशुद्ध रक्त का जो परिवहन होता है मित्रों वह दायां आलिंद एवं बायां आपको दायां नीले में। तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 35। और 35 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कहता है कि ज्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियां में दर्द क्यों होने लगता है? देखिए आपको पता है आपको इनके इनके पेशी जो है तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल का आपको जमाव हो जाता है, इसी कारण आपको मांसपेशियां में दर्द होने लगता है। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो आपको भी प्रश्न का आंसर पता होगा, प्रोटिस्टा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार पोषण है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक आपको वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? तो वायु भी होगा, जल भी होगा और मृदा भी, यानी उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे आपको बनी होती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 39 का आपको फॉस्फोरिक एसिड की होती है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो यह जो यहाँ पे देखा जाए तो रक्त भी हो सकता है, पेशी भी है और फ्लोएम भी। तो 1 2 3 यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है तो जानवरों एवं पौधों की संरचना की। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है?
तो जो परिणाम होगा ना वह आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो वही बेकिंग सोडा, जिसे हम आपको क्या कहते हैं, खाने वाला आपको सोडा कहा जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है? तो दो सेलों से बनी जो बैटरी में होता है, एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को आपस में जोड़ा जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 45 नंबर प्रश्न को जोड़ा यहाँ पे विकल्प नंबर बी को देखिए, आपको निथारण विधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो 46 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो देखिए मात्रा भी आवश्यकता होती है और संख्यात्मक मान भी, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वही न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो यह संवहन विधि द्वारा होता है। बी बिल्कुल सही है। निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक सूचक की बात करता है तो लिटमस भी है, हल्दी का रस भी हो जाएगा और आपको यहाँ पे सी वाला भी होगा, यानी उपयुक्त सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट को कौन करता है? तो यहाँ पे जीवाणु है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया था? तो आपको पता है कि चंद्र मौर्य के दरबार में ही आपको मेगा आस्थनीज रहता था। इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में मौर्य आपको चंद्रगुप्त मौर्य की आपको वर्णन मिलता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की थी? आपको पता है कि ह्वेनसांग जो है भारत में आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इन्होंने 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक आपको यहाँ पे भारत में रहे थे। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों का आपको क्रम आपको बताना है। तो देखिए पहले जो हो जाएंगे ना वह शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंगेज खान जो झंडू था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित है? तो देखिए इसमें जो सुमलित आपको बताना है तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि लॉर्ड एलन बरो जो है वह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 57 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 58। अब 58वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों को भू राजस्व की वसूली की जाती थी? तो वही रैयतबाड़ी में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म हुआ था। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली आपको पत्रिका कौन था? तो वह था अमृत बाजार पत्रिका, यानी शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 के बाद आएगा 61। 61 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, वह कहता है कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। तो देखिए इसके लिए जो आपको बताता है कि एक आपको एक्ट आया था और वह आपको एक्ट देखने को मिलेगा आपको कब 1891 ईस्वी का यह एक्ट है और यह आपको आया था और इन्होंने ही आपको बताया था कि इसका जो एज है ना वह आपको 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। परंतु अभी आपको पता है कि लड़कों की शादी की उम्र जो है 21 वर्ष है और लड़कियों की उम्र कितना है 18 वर्ष है। पता चलता है कि इससे पहले ही फरार हो जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की उम्र के बारे में विचार किया जाए। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो यह जो है प्रश्न बड़ा पेचीदा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो आपको आपको 1879 वाला यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह जो स्थापना किया गया था तारकनाथ दास द्वारा यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? देखिए नौजवान सभा के तो थे क्योंकि इन्होंने ही 1926 में इसकी स्थापना की थी। और एक आपको यहाँ पे देखा जाए तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने ही किया था, परंतु जो नहीं किए थे वह इंडियन रिपब्लिक आर्मी की यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? देखिए आपको पता है कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है वो आपको 2013 के तहत, परंतु राज्य सूची पर यह जारी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा आपको स्रावित होता है? तो यह आपको एक हार्मोन होता है जिसे हम एस्ट्रोजन को ही आपको फीमेल से आपको सेक्सुअल से संबंधित होता है। तो 66 का जो यह प्रश्न सही होगा वह अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पर्वत आपको पिंडरसन किस भारतीय राज्य में देखने को मिलेगा? यह जो मिलता है वह आपको उत्तराखंड में यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देश आसियान का आपको सदस्य नहीं है? आपको पता है आसियान का फुल फॉर्म जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ नेशन होता है। इसमें जो सदस्य देखा ना तो भारत इसका सदस्य तो है ही नहीं, परंतु म्यांमार इसमें पूछा दिया है तो म्यांमार इसका सदस्य है बिल्कुल। म्यांमार को आपको पता है कि राजधानी नापीता होता है और यहीं के एक फेमस राजनेता थे आपको सांग सुंग, जिन्हों अभी जेल में वहाँ की सरकार आपको वहाँ की सेना द्वारा कैद करके रखा गया है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार किसे प्राप्त है? तो वही जीएसटी परिषद का और इसका जो अध्यक्ष होती है वित्त मंत्री होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है? तो वही आपको हाइड्रोजन गैस आपको उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो वही NSSO यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नीति आयोग आपको पता ही होगा कि नीति आयोग कभी-कभी एग्जाम में आपको पूछ लेता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह खुद पीएम साहब होते हैं, उपाध्यक्ष के सुमन बेरी है और सीईओ जो है आपको BBR सुब्रमण्यम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो वही शेख हसीना जुल्फों वाली यानी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए थे? तो यह शामिल किया गया था वारंगल, त्रिशूर और आपको लीलामपुर। आपको पता है यह होता है यूनेस्को, क्या होता है यूनेस्को यानी पूछता है यूनाइटेड नेशन आपको कल्चर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन आपको साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1945 में आपको यहाँ पे देखा जाए तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को के अभी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की अगर बात किया जाए तो भारत में अभी टोटल 42 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर देखने को मिलेगा और रामसर स्थल की अगर बात करते हैं तो वह 80 देखने को मिलेगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था? तो वही अपना प्यारा भारत यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम जीएस प्रश्न है वह कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के ध्वज यानी निशान का अनावरण किया था? आपको पता है वह भारतीय नौसेना को किए थे आपको महाराष्ट्र में।
तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और इसका जो अभी हेड है और वह एडमिरल आर हरि कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है? अगर आपको इसका क्लास का पीडीएफ चाहिए, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। मैथ हो या रीजनिंग हो, सारे प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपको दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका फ्री में पीडीएफ आप लीजिए और इसे आप ज़रूर लाभ उठाइए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।